गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 19 जनवरी 2021 है और आज हमें द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। ये दोनों आर्टिकल और ये दोनों जो आर्टिकल है कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित है। इसे आप कोविड-19 जो वैक्सीन सरकार ने लॉन्च किया है उसके विपक्ष में देख सकते हैं, जबकि ये पक्ष में कहा गया है। तो चलिए पहले हम इस आर्टिकल को देखते हैं। इसमें राइटर ने कहा है कि संस्थाओं में विश्वास होना व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन क्या बिना पूर्व प्रमाणित आंकड़ों एवं डाटा के वैज्ञानिक प्रक्रिया पर विश्वास करना उचित है? कोई भी जन अभियान जिसमें जनता की ओर से स्वैच्छिक प्रयास शामिल है वह केवल तभी सफल हो सकता है जब पारदर्शिता और खुले संचार के उपकरण उपलब्ध हो। लेकिन यह देश के अधिकांश राज्यों में कोविड-19 वैक्सीन के खराब होने की दर के संकेत मिल रहे हैं, तो सरकार ने देश के लोगों के साथ क्यों नहीं लिया, जो कि विशुद्ध रूप से स्वेच्छा अभ्यास है। किंतु यह उचित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े शक्ति होने के नाते सरकार इस जो महामारी है उसकी गति को कम करके दिखाना चाहती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, जो कि स्वास्थ्य साक्षर माना जाता है, वहाँ स्वास्थ्य के लिए बुनियादी ढांचा अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक हैं, लेकिन लॉन्च के दिन अपने कवरेज का मात्र 16% ही पूरा कर सका। इतना ही नहीं, दूसरे दिन उसने टीकाकरण के इस अभियान को भी रोक दिया। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि टीके की संकोचता यानी वैक्सीन हेजिटेंसी को पर्याप्त रूप से बतलाया या संबोधित नहीं किया गया, इसे गंभीरता से लिया ही नहीं गया, तथा क्लिनिकल ट्रायल में मिले सीमित साक्ष्य को सार्वजनिक डोमेन में सम्मोहक साक्ष्य के साथ इसे देने की उच्च स्तरीय घोषणा कर दी। मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल में जो साक्ष्य मिले उसी को सरकार ने मान लिया और उसके बाद इसने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि हम 16 जनवरी से इसे देंगे। इसके बाद सार्वजनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए टीका उपलब्ध कराना देश का कर्तव्य है, लेकिन पारदर्शिता की कमी ने सरकार के अनुभवात्मक सिद्धांत को कम कर दिया। इसीलिए सबसे पहले सरकार को विश्वास निर्माण करना चाहिए था। इस आर्टिकल में कहा गया है, उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देश में लॉन्च कर रहे टीका तो उसमें जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, तो सबका साथ सबका विकास तो होना चाहिए। लेकिन क्या से केवल सरकार ही रहे और जनता की बात ना माना जाए? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसी को ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को टीकाकरण की सफलता में जो कुछ भी किया जाना चाहिए वह किया जाए। हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि कई लोगों ने स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 के टीके को दी गई आपातकालीन मंजूरी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस तरह के विचारों से वैक्सीन के प्रति हिचकता बढ़ेगी, नहीं कि वैक्सीन हेजिटेंसी के प्रति जो हिचकता है वह और बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी रूप से टीके को केवल निहित स्वार्थ द्वारा थोपा जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि जो विदेशी टीके जिसकी हम बात कर रहे हैं फाइजर, मोडर्ना वगैरह, वह उच्च कोटि की ही हैं। कहा जा रहा है कि मोडर्ना और फाइजर की प्रभाविता 90% है, लेकिन पीटर दोशी ने BMJ, जो कि एक वीकली पत्रिका है, में कहा है कि जब डेटा बनाया जा रहा था तो वे व्यक्ति जिन पर परीक्षण का असर निगेटिव आया उन्हें इस डेटा में शामिल ही नहीं किया गया। इतना ही नहीं, डेटा बनाने के लिए अपने ही कर्मचारियों को शामिल किया गया। तो क्या हम विदेशी टीके पर भरोसा कर सकते हैं? इस पर इनने सवाल उठाया है। आगे कहते हैं, भारत में सार्थक परिणाम के लिए हमें कम से कम 6 माह का इंतजार करना होगा।
इसका प्रभाव कितना हुआ, इसका पता अस्पताल में भर्ती होने की दर, आईसीयू एवं मौत के मामले को देखकर या विश्लेषण करके ही पता किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संक्रमण के गिरते स्तर से भारत में वायरस का जो प्रकोप है वो कमज़ोर हो रहा है, जैसा कि अधिकांश रोगजनकों के मामले में देखा जाता है। इससे टीके की प्रभावकारिता का मूल्यांकन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज कोविड-19 वायरस बौद्धिक और चिकित्सीय दोनों रूपों में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जीवन बचाने के लिए टीकाकरण के अलावा इतिहास में कोई रोकथाम की रणनीति नहीं बनाई गई थी। इसीलिए ताज़ा संक्रमण और दूसरे वेब या लहर से सुरक्षा के लिए आबादी का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि टीके से सुरक्षा की अवधि किसी टीके में नहीं होती है, इसीलिए कई लोग फ्लू का जो टीका है वो प्रतिवर्ष लगाते हैं। पहले हम देखते हैं तो पहले टीके बनाने में 10 से 15 साल लग जाते थे, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिक समुदाय, उद्योग और नियामक एजेंसियों के बीच सहयोग से टीके का विकास 2 साल से भी कम समय में किया गया। यह अभूतपूर्व है। यह हमारे अनुसंधान विकास को भी बतलाता है। आगे राइटर कहते हैं कि महामारी के संदर्भ को देखते हुए भारत के लिए सुरक्षा अध्ययन और सीरम के साथ वायरस न्यूट्रलाइजेशन का आकलन करना विवेकपूर्ण होगा। तो हम चले देखते हैं पहले सीरम क्या है। सीरम क्या है? दरअसल सीरम रक्त में मिला वह घटक है जिसमें ब्लड सेल और थक्का जमाने वाले कारकों का पूर्ण अभाव होता है, अर्थात इसमें जो फाइब्रोनिजेन होता है वह नहीं होता है। इसके अलावा सीरम वायरस न्यूट्रलाइजेशन यानी SVN एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसका इस्तेमाल कार्यात्मक प्रणालीगत एंटीबॉडी की उपस्थिति और परिणाम का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि वायरस की संक्रमणता को रोकता है। आगे राइटर कहते हैं DGCI को सलाह देने वाली विशेषज्ञ समिति की अखंडता पर संदेह करना उचित नहीं है, क्योंकि यह आपातकालीन उपयोग के लिए उचित निर्णय प्रक्रिया पर कार्य करता है। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि यह समझने योग्य है कि टीके का जो अनुमोदन किया गया है वह सीमित एवं क्लिनिकल ट्रायल के मोड में किया गया है, जहां टीके लगाए गए व्यक्तियों की नियमित रूप से जांच की जाएगी। अतः हमें इसकी प्रभाविता के लिए कुछ समय इंतजार करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैदियों से संबंधित है। राइटर कहते हैं कि इस महामारी में 2 गज की दूरी जो कि सबका स्लोगन बन गया था, लेकिन व्यक्तियों की एक दूसरी श्रेणी भी है जिसके लिए यह लागू नहीं होता है। वे कारावास की खराब भौतिक स्थिति, अधिक भीड़ वाले स्थान पर रहने को बाध्य हैं। इस स्थिति में जेल और काल कोठरी एक समान शब्द हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ यूके और यूएस का डेटा भी रखा है, जैसे कि सितंबर तक पहले यूएस के डाटा रखते हैं। सितंबर तक 50 में से 44 कोविड-19 समूह जो थे वो कहाँ थे? जेल में थे। दूसरा पॉइंट है कि टेक्सास में अब तक जेलों में 230 लोगों को इस वायरस ने मार डाला, जिसमें 80% को दोषी तक ठहराया नहीं गया था, मतलब वो अंडर ट्रायल थे। इसी प्रकार इंग्लैंड और वेल्स में 121 जेल है जिसमें लगभग 79,000 कैदी हैं। लेकिन जैसे ही यूके सरकार को मतलब वहाँ पे फैलने लगा कोविड-19, तुरंत वहाँ पे युद्ध स्तर पर क्या किया उन्होंने? कैदियों की मास टेस्टिंग शुरू की गई, जिसका असर वहाँ पे काफ़ी ही अच्छा दिखा। इसके बाद भारत के बारे में राइटर कहते हैं कि भारत में आखिर स्थिति कैसी स्थिति है। राइटर कहते हैं कि जिस प्रकार से यूएस और यूके में कैदियों के अधिकार और स्थिति के प्रति लोगों में जो जागरूकता है वह भारत में नहीं है। हमारे देश में 4.5 लाख कैदी हैं एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, जो कि 2019 में जारी किया गया था, जिसमें 3.5 लाख अंडर ट्रायल है, 3.3 लाख जो है
अंडर ट्रायल है और इन 3.3 लाख कैदियों को CRPC की धारा 167 के तहत गिरफ्तार किया गया और यह तब किया जाता है जब जांच 24 घंटों में पूरा नहीं होता है। एक एक्ट है, कानून है 1898 के जो मूल CRPC में हिरासत की अवधि 15 दिनों की निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधन कर 90 दिन और कई मामलों में तो इसे अनिश्चित काल तक कर दिया जाता है। सुरेंद्र नाथ जो कि भारत सरकार के न्याय मंत्रालय में एक पूर्व सचिव हैं और संवैधानिक आचरण समूह के सदस्य भी हैं, के अनुसार 3.3 लाख कैदियों में से 2.2 लाख की चार्जशीट करने की जरूरत नहीं है और उन्हें बरी किया जाना चाहिए। इस पैंडेमिक स्थिति में इनके साथ यह सब होना दोहरी सजा से कम नहीं है। इसके बाद राइटर 2005 में जो रिफॉर्म लाया गया था उसके संबंध में कहते हैं कि एक 436A है इसके संदर्भ में। इसमें कहा गया है कि ऐसे अपराधी को छोड़कर जिनके लिए मृत्युदंड की सजा दी है, मतलब जो वे अपराधी जिनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है को छोड़कर अंडर ट्रायल व्यक्ति को व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहा किया जाए यदि उसने कब रिहा किया जाए, यदि उसने अपने सजा का आधे से अधिक समय कैद में बिताया। मान लीजिए किसी को सजा हुआ 12 वर्ष और मान लीजिए किसी अपराध में सजा है 12 वर्ष और उसका भी कन्विक्शन नहीं हुआ, मतलब जो ट्रायल चल रहा है और उसने ट्रायल में ही 6 वर्ष या 7 वर्ष बिता लिया हो, तो 436A के तहत क्या करना चाहिए, ए के तहत इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। इसी प्रकार से राइटर आगे कहते हैं कि 2005 का जो संशोधन है इसमें 2 उद्देश्य थे। पहला, डीकंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ को खत्म करना। जिस प्रकार से जेलों में हमारे भीड़ है, भारतीय जेल में आप देख सकते हैं NCRB के डेटा के अनुसार। और इसका जो दूसरा उद्देश्य फेयरनेस यानी कि अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो क्या ये कोविड-19 के समय लागू नहीं होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।